नमस्कार। आज हम देखेंगे शिक्षा की सार्वभौमिकरण। यहाँ पर सार्वभौमिकरण का अर्थ हुआ सभी जगह व्यापक। तो शिक्षा की सार्वभौमिकरण का पूर्ण अर्थ सभी के लिए समान रूप से व्यापक शिक्षा। अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ देखते हैं। सार्वभौमिक शब्द सार्व प्लस भौमिक से बना है, जिसका अर्थ है सभी जगह या सभी जगह व्यापक, यानी कि सबके लिए। वर्तमान में शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत व्याख्या किया गया है कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा ताकि वह शिक्षा से वंचित ना रहे और उनका व्यक्तित्व का विकास हो और एक सफल एवं सभ्य नागरिक बनकर उभरे। आगे देखते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा से तात्पर्य है प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क यानी उनसे कोई फी नहीं लिया जाना। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 से 14 वर्ष के जो गरीब या अमीर वर्ग के हों, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के रहने वाले हों, किसी भी जाति धर्म के तथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। यानी कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हों या नगर में, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की समान रूप से सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, फीस, दोपहर का भोजन आदि निःशुल्क होना चाहिए। अब देखेंगे अगला बिंदु, शिक्षा की सार्वभौमिकरण में इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सार्वभौमिक शिक्षा हेतु प्रावधान। क्या प्रावधान है? दूसरा नंबर देखेंगे प्रवेश की सार्वभौमिकता, किस प्रकार उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का प्रवेश में, नामांकन में किसी तरह का भेदभाव ना हो। अवधारणा की सार्वभौमिकरण, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं सार्वभौमिक शिक्षा हेतु प्रावधान। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने हेतु इस मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को जानना, यानी कि जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं और उनका उपाय का समुचित प्रयास करना। दुर्गम स्थानों पर विद्यालय की स्थापना तथा 1 मील की दूरी। दुर्गम यानी कि वहाँ का वातावरण अच्छा ना हो, अगल बगल साफ सुथरा ना हो, गंदी जगह पर विद्यालय हो, उसके लिए तथा 1 मील की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, दुर्गम स्थल। यहाँ पर दुर्गम स्थल मतलब हुआ साफ सुथरा जगहों पर, तथा 1 मील की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। तथा शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रावधान होनी चाहिए। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के समय जितनी भी समस्याएं आए उन्हें दूर करना और उत्तम स्थलों पर, यानी कि अच्छे स्थानों पर विद्यालय की स्थापना करना, वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो तथा 1 मील की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाना। अधिक दूरी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आकर उन्हें आने में कठिनाई होगी। दूसरा नंबर प्रवेश की सार्वभौमिकता। इसका तात्पर्य है कि विद्यालय में पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जाए, मतलब उनका एडमिशन के लिए जागरूक किया जाए उनके माता पिता को, तथा वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना
किसी भेदभाव के प्रवेश प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि 6 से 14 वर्ष के अंदर वाले बच्चों को बिना भेदभाव, किसी तरह का उनके बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उनका नामांकन करवाया जाना चाहिए। इसके लिए उनके माता पिता को प्रोत्साहित करना होगा। अगला नंबर है अवधारणा की सार्वभौमिकरण। अत्यधिक संख्या में बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात विभिन्न कठिनाइयों का शिकार हो जाते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक देखने को मिलती है। अतः विद्यालय में रोके रहने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। प्रायः देखा जाता है कि उनका एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन विभिन्न तरह की परेशानियां आ जाती हैं, जैसे आर्थिक प्रॉब्लम, घर की कंडीशन सही ना हो, तो उनके माता पिता अपने साथ काम पर ले जाते हैं। तो ये सब रोके रहने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का एक उत्तम स्थान है। अब देखते हैं सार्वभौमिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो सार्वभौमिक शिक्षा सर्वांगीण विकास में सहायक है, यानी व्यक्ति के, बालक के, जो भी हो, उनका व्यक्तित्व का विकास करना संपूर्ण। दूसरा नंबर है सार्वभौमिक शिक्षा लोकतंत्र के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा, सार्वभौमिक शिक्षा व्यावसायिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, सार्वभौमिक शिक्षा के द्वारा बालकों में उच्च शिक्षा के प्रति ललक उत्पन्न की जाती है, यानी कि इस शिक्षा के माध्यम से उनको उन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है जिससे वह उस शिक्षा के प्रति उत्साहित हो। सार्वभौमिक शिक्षा नैतिक तथा चारित्रिक विकास में सहायक होता है। इसमें मॉरल एजुकेशन को भी शामिल किया जाता है ताकि उनमें आदर्श गुणों का विकास हो। सार्वभौमिक शिक्षा द्वारा नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। अब देखते हैं सार्वभौमिक शिक्षा के रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसे हम देखेंगे। बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे शिक्षा में असमानता, विभेदीकरण, हाशियाकरण और समानता का अभाव होता है। तो पहला नंबर हम देखेंगे शिक्षा में असमानता। वर्तमान समय में असमानता देश की सबसे बड़ी समस्या है। असमानता प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक है, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक हो या शैक्षिक या लिंग या धार्मिक या जातीय। असमानता के कारण देश की एकता और अखंडता, नैतिकता सभी खत्म होती जा रही है। इसी कारण भारतीय संविधान में आर्थिक, सामाजिक समता तथा न्याय की बात कही गई है। शैक्षिक असमानता के कारण हम समाज के वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल साबित हो रहे हैं। अनेक तरह का भेदभाव देखा जा रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी चीज़ों में भेदभाव किया जाता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे दूर करने के उपाय, शैक्षिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, तो विभिन्न सरकारी योजना, कार्यक्रम के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, जैसे गांव में बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय की स्थापना, निःशुल्क शिक्षा, महिला समाख्या योजना, महिला शिक्षकों की भर्ती, मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना आदि के माध्यम से शैक्षिक असमानता को कम किया जा सकता है। दूसरा, आरक्षण के माध्यम से भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को सुनिश्चित किया गया, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त है। आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई है जो समाज के वंचित वर्ग हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया तथा सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर की भी व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस संविधान द्वारा अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अब देखेंगे शिक्षा में असमानता देख लिए, अब देखेंगे विभेदीकरण। इसकी सबसे प्रमुख बाधा है शिक्षा में विभेदीकरण।
विभेदीकरण का अर्थ होता है भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव। हमारे समाज में विभिन्न रूप में व्यापक है, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक कंडीशन के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। इसे अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता या भेदभाव को अंत कर दिया गया है तथा सार्वजनिक स्थल में हरिजन, दलित और निम्न जाति के आने जाने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। पहले देखा जाता था कि हरिजनों को किसी चीज़ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, चाहे वो मंदिर हो, चाहे पीने का पानी का स्थल हो, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा, जिससे वे अवसरों की समानता तथा स्वतंत्रता का उपयोग अपने जीवन में कर सकें। उसी प्रकार शिक्षा में लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें उस समय 6% महिलाएं ही शिक्षित थीं, परंतु आज के समय में पहले की अपेक्षा आज की स्थिति बहुत अच्छी है, पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती है, जैसे बाल विवाह, बालिकाओं के पढ़ाई के महत्व के विषय में जानकारी ना होना, उन्हें नहीं पता होता है कि शिक्षा से क्या लाभ हो सकता है, पुरुष प्रधान समाज, रूढ़िवादी सोच आदि बाधाएं आ जाती है। उसी प्रकार धर्म के आधार पर भी भेदभाव पनप रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ सभी को किसी भी धर्म के आस्था रखने का अधिकार है, परंतु यहाँ बात बात पर दंगे होते रहते हैं, सांप्रदायिक दंगे हमेशा होते रहते हैं, जिसके कारण शिक्षा में भी धार्मिक भेदभाव पनप जाता है। अल्पसंख्यकों की संस्थाओं तथा भाषाओं को धर्म से जोड़कर देखे जाने के कारण उनको क्षति पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को चाहे किसी धर्म, जाति या भाषा पर आधारित हो, अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करने का अधिकार है। अब शिक्षा में जो विभेदीकरण है उससे संबंधित सुझाव। भेदभाव जो किया जा रहा है उसको कैसे दूर किया जाएगा, उससे समझ उपाय। ग्रामीण विद्यालय में स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति ना किया जाए। इसलिए नहीं किया जाना चाहिए स्थानीय शिक्षक, ताकि उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर जैसे प्राय देख लीजिए एक ही गांव के शिक्षक हों और उनके फैमिली से और जो बच्चा पढ़ने आता है उनके फैमिली में नहीं बनता हो, तो वो उस बच्चे के साथ टीचर द्वारा भेदभाव भी किया जा सकता है। इसलिए स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। छात्रों को सामूहिक कार्य कराना चाहिए, यानी दोनों को बांट देना चाहिए, लड़के हों या लड़की, दोनों को काम को बांट देना चाहिए, ताकि वो एक साथ करें और उससे कुछ सीखें। जाति के स्थान पर छात्रों के कार्य और प्रतिभा को प्रोत्साहन करना चाहिए। हमेशा उन्हें उनके काम पर प्रोत्साहन करना चाहिए। वो अच्छा कार्य करता है तो उसे हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, चाहे वह वयस्क हो या वृद्ध हो। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, बेटियों को बेटों के समान मानना तथा कार्य सौंपना। व्यापक दृष्टिकोण लाना, शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम को सर्वधर्म सद्भाव से प्रेरित करना होगा। अगला है शिक्षण संस्थाओं को राजनीति से अलग करना, सभी धर्म गुरुओं से धार्मिक सद्भाव के लिए सहयोग प्राप्त करना, धर्म के स्थान पर मानव धर्म का स्थापना करना। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा में हास्यकरण। यहाँ हास्यकरण का अर्थ है कि समाज के उन वंचित वर्ग को जो शिक्षा की मुख्य धारा में उन्हें लाना, जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यानी कि कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। हमारे समाज में दलित, उदाहरण देख लीजिए, दलित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग हाशिए पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें समाज में उच्च एवं धनी वर्गों के जैसी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिन्हें समाज के लाभों से दूर रखा गया है। ये वे लोग हैं जो सदियों से
भेदभावपूर्ण रवैये के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग रह रहे हैं तथा इन्हें राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु उचित प्रावधान की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विकास करना कहा गया है। अनुच्छेद 338 के अनुसार कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो इन लोगों पर होने वाले शोषण एवं अन्याय के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करें। यानी कि एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो इनका शोषण का विरोध करेगा। हाशिए पर खड़े वर्ग को देख लेते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाएं, विकलांग, अल्पसंख्यक। इसे दूर कैसे किया जाता है? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, माध्यम भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना, अल्पसंख्यक की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देना और प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कराना। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, समता का अभाव तथा सार्वभौमिक शिक्षा। हम क्या क्या देखें? पहला तो देखें शिक्षा में असमानता, दूसरा देखें शिक्षा में विभेदीकरण। ये सब क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधा, रुकावट। पहला शिक्षा में असमानता, दूसरा शिक्षा में विभेदीकरण, तीसरा शिक्षा में हाशियाकरण और चौथा हम देख रहे हैं समानता का अभाव। सार्वभौमिक शिक्षा की एक बाधा है समता का अभाव। समता का अर्थ है, समानता का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता जिसका संबंध सामाजिक न्याय से है। समानता व्यक्तिपरक तथा नैतिक निर्णय है। समाज के वंचित वर्गों को सभी क्षेत्रों में समानता तथा संरक्षण देने के लिए शैक्षिक समानता देना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। भारतीय संविधान में लोगों को सामाजिक समानता देने के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। वंचित वर्गों को समानता दिलाने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए जो इस प्रकार हैं। आर्टिकल 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। यहाँ पर कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कोई भी जाति, धर्म, लिंग किसी भी संबंधित धर्म या लिंग से संबंधित हो, उसे समान कानून दिया जाएगा, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। उन पर समान कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है। 14 में कानून के समझ समानता, 15 में सामाजिक समानता, यानी कि जाति धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है अवसरों की समानता, ताकि व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी पा सके। 17 कहता है अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त, अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर यही है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार बंधुआ मजदूरी तथा शोषण को समाप्त किया गया है। किसी को मतलब जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता किसी से। अनुच्छेद 42 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है तथा स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता तथा अवकाश की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य, योग, मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करेगा। 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 46 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति तथा कमजोर वर्ग के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विकास किया जाएगा। 47 कहता है कि लोगों के आहार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुविधा प्रदान किया जाएगा। अब सुझाव।
ये हमारा पॉइंट है समता का अभाव, और उससे संबंधित सुझाव क्या किया गया है उसे हम देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा, छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछड़ी जाति तथा जनजाति के लिए अध्यापक की व्यवस्था करना जिन्हें जनजातीय भाषाओं का ज्ञान हो। अगला, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि जो वंचित वर्ग हैं हमारे समाज के वो ऊपर उठ सके, और ज़्यादातर स्त्रियों का ही शोषण किया जाता है, तो इसलिए स्त्री शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा देना है। प्रतिभाशाली छात्रों को अनुदान देना ताकि वो प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ें। विभिन्न अभियानों और कार्यक्रम को चलाने हेतु सुनियोजित कर्मचारी की व्यवस्था करना चाहिए ताकि वह अपना कार्य को कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा सके। ये था हमारे शिक्षा की सार्वभौमिकरण, और उससे संबंधित क्या रुकावट थी उसे देखें, और उससे रुकावट को दूर करने के उपाय भी देखें। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।